चलो भाई अभी ये करते हैं। assume that today's date is 1st of December 2025. ठीक है ना? just second, मेरा आवाज बराबर से आ रहा है? Yes, I feel. The availability of the business as a disposal ये सब तो ठीक है. We'll go down and see what they have asked. You should assume that today's date is 1st of December 2025. State the conditions that must be satisfied for Ash's assignment of the lease to be associated disposal to an associated disposal for the purposes of BADR. ठीक है, तो let's check this. Ash is resident in the UK, has a taxable income of 29,000 in the tax year 24-25, was the owner and the managing director of Lava Limited until 1st of May 2024, when he resigned and sold the company, is a partner in the Vulcan Partnership. ठीक है. Ash's disposal of the capital assets in the tax year 24-25. The sale of the shares in Lava Limited resulted a capital gain of 235,000, which qualified for BADR. Nice. Ash assigned a 37-year lease on the property for 110,000 on 1st of May 2024. Acha. Okay. Sold 2 hectares of land on 1st of October 2024 for 30,000. सोल्ड कोटेड शेयर्स. अच्छा ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें इस बंदे ने बेची है. लेकिन मेरे को क्या बताना है? स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एशेज असाइनमेंट ऑफ द लीज टू बी एन एसोसिएटेड डिस्पोजल फॉर द पर्पसेस ऑफ बीएडीआर. तो बीएडीआर के लिए क्या क्या है? आई शुड बी होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ द स्टेक इन द कंपनी. द बिजनेस शुड बी सीजिंग. The asset should have been held for business use for the purpose of 2 years. The disposal should take place within 3 years after the cessation has taken place. ठीक है, ये एक है. और क्या अभी? I should have been an employee of the company. मतलब यही सब होते हैं बेसिक कंडीशंस, तो यही सब बता देंगे. Calculate Ash's capital gains tax liability for the tax year 24-25 on the assumption that assignment of the lease does not qualify. Sorry, does qualify. My bad. Does qualify as an associated disposal, and that business asset disposal relief will be claimed where possible. Okay. फॉलोइंग आर द लीज परसेंटेजेस. तो इसका आंसर सर दोनों का साथ में चेक करते हैं, ठीक है ना? ठीक है. शेयर्स. ठीक है. लीज प्रॉपर्टी 2 hectares of land. Quoted shares in Lava Limited. Proceeds, cost of acquisition, chargeable gains, less AEA, less capital losses. Total is just the summation of this. Working notes. अभी ये रहा. सेल ऑफ द शेयर्स इन लावा लिमिटेड रिजल्टेड इन अ कैपिटल गेन ऑफ 2,35,000 व्हिच क्वालिफाइड फॉर बीएडीआर. चलो नाइस. तो मुझे डायरेक्टली इधर
2,35,000 मेरा बन रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। असाइन 37 ईयर लीज ऑन द प्रॉपर्टी। तो अभी मैं लीज की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। लीज वॉज प्रीवियसली असाइंड टू ऐश फॉर 31,800 विच हैड अ 46 ईयर रिमेनिंग लाइफ। तो 46 ईयर्स रिमेनिंग, 46 ईयर्स लाइफ। फिर उसको दे दिया तो 37 ईयर्स लाइफ बन गई वो। आई होप मुझे डायरेक्टली फिगर्स दिए होंगे। तो मेरे को, मैंने किसी और को असाइन की है 1,10,000 की, ठीक है। लेकिन फिर मुझे असाइन हुई है वो 30, अभी मुझे कितने में असाइन हुई, 31,800 पे हुई थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेस कॉस्ट विल बी बेस कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ब्रैकेट ओपन 37 ईयर लाइफ डिवाइड बाय 46 ईयर लाइफ, ठीक है ना। तो ये हो गई। चलो नाइस। अभी मैं क्या करूंगा, नीचे मुझे रेट्स दिए होंगे। हाँ ये देखो, 37 के लिए कितना है, 93.497। फिर आता है 98.49। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब मेरा कितना बनता है, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब जो बनता है 31,800 का तो है ही। तो 31,800, चलो भाई हो गया ना। तो माई बेस कॉस्ट इज दिस विच इज गिवन टू मी हियर। चलो आगे बढ़ते हैं। The property has always been used by Lava for trading purposes. Nice. Lava paid ash rent equivalent to 40% of the market value in respect of the use of the property. एक मिनट ना, ये क्या है, ये क्या है? मुझे लावा लिमिटेड लावा लिमिटेड पेड ash rent equivalent to 40% of the market rate in respect of the use of the property. ठीक है, ठीक है। तो मुझे 40% में मिल ही रही थी, तो मेरे बिजनेस के लिए 60% के लिए क्वालिफाई हुई। ठीक है ना। ये ऐसा है एक्चुअली, लीज के थोड़ा अलग करना पड़ेगा भाई। ये कैसा है एक्चुअली, अभी इसको लीज के लिए अलग कर, बिजनेस के लिए अलग करना पड़ेगा, इसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा मेरे को। इस लीज प्रॉपर्टी को भी अलग अलग ही रख देता हूँ यहाँ पे फिर। लीज प्रॉपर्टी, बिजनेस यूज, प्राइवेट यूज, ठीक है ना। तो बिजनेस यूज के लिए कितना हो रहा है, प्राइवेट यूज के लिए 40% है क्योंकि उसके लिए मुझे रेंट मिल रहा है। और बिजनेस यूज के लिए 60% है। यू नो व्हाट, इसको इधर लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। बट लीज हैज बीन यूज्ड लीज हैज बीन यूज्ड इन proportionate basis। तो इसका वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट 1, ये वर्किंग नोट है। काइंडली रेफर वर्किंग नोट 1। नोट 1, वो वर्किंग नोट 2 एक्चुअली, इसको 2 में रख देता हूँ मैं। टोटल इज दिस। सोल कोटेड है मैंने, कैपिटल लॉस ऑफ
16,500 minus 16,500 लेस, इसी इसी से कर लूं क्या? लेस कैपिटल, ठीक है रुक जाओ। सोल्ड 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड ऑन 1 October 2024। मैंने 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड बेचा हुआ है, इसको थोड़ा भी कम कर दूंगी वरना फिर मेरे वर्किंग नोट्स दिखेंगे ही नहीं, ऐसा हो जाएगा ना। अभी परचेज 8 हेक्टर्स ऑफ लैंड ऑन 27,000, ठीक है। सोल्ड, अच्छा इस बंदे ने ऑलरेडी इतने एसेट्स बेच दिए थे, तो अभी मुझे वर्किंग नोट 2 करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2, सॉरी वर्किंग नोट, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था भाई, ये 3 है मेरा। 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लैंड के लिए, बेसिकली मैं लैंड के लिए कर रहा हूँ कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा था टोटल 27,400। 6 हेक्टर्स of land sold for remaining value of the asset. Hectares of land is for 18,000, क्या ना? So अभी cost allocated to 6 hectares of land. The cost allocated to 6 hectares of land कितना होगा फिर? COA into divided by 6 hectares of land divided cost allocated, ये हो गया। तो अभी ये हो गया 6 हेक्टर्स ऑफ लैंड के लिए, लेकिन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड के लिए कितना होगा कॉस्ट एलोकेट? 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड मैं बेचा 30,000 का। अभी ये लैंड मुझे इतना मेरा पर्सनल यूज एसेट था कि यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि भाई ये BADR के लिए क्वालिफाई करें या फिर ये बिजनेस के लिए यूज है, कहीं नहीं बोला गया है। तो फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग है ना AE और कैपिटल लॉसेस जो है ना, ये प्राइवेट यूज में से ही माइनस कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ। लेस AE एंड कैपिटल लॉसेस। हमको तो पता है ना कि भाई जो है 16,000, ये 500, सॉरी सॉरी ये इधर आएगा ना, 16,500 और 3,000 लेस 3,000, ये यहाँ पे होगा। Taxable gains would be this summation, this summation नहीं कर पाऊंगा ना मैं, this plus this। चलो फिर ये हो गया, मेरे पास कैपिटल लॉसेस भी हैं, मेरे पास ये भी है, टैक्सेबल गेन्स हो जाते हैं। ये चला जाएगा, ठीक है ना? तो अभी now we can see that the
shares in Lava Limited and a part of the leased property are for business use, and thus BADR will be available on the same. BADR will be available on PADR इसके लिए और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने मेरा एईए और ये जो है ना कैपिटल लॉसेस वो मैंने नॉर्मल एसेट के सामने इसलिए यूज किया। बहुत खराब वर्किंग बनी है बाय द वे मेरी, आई नो प्रेजेंटेशन काफी खराब है, बट आई जस्ट फील दैट दिस इज द ओनली वे आई कुड प्रेजेंट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे पास और कोई मतलब ऐसा चाह रहा ही नहीं कि मतलब नहीं था भाई, मतलब कैसे ही करता मैं इस चीज को प्रपोज। प्राइवेट यूज, देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, और ये भी तो 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड ये लोग ने बोला नहीं है कि भाई कौन से यूज के लिए, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये सब प्राइवेट ही होगा। लीज प्रॉपर्टी ये दोनों मुझे लगता है 20-20% में ही जाएंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं है और ना ही वो रेसिडेंशियल मतलब प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए आई फील कि वो ऐसे ही जाने चाहिए। उसने भले ये रेंट उसने एक्चुअली ये रेंट को दिया था प्रॉपर्टी, ही डिड गिव इट फॉर रेंट, दैट्स ट्रू, ही डिड गिव इट फॉर रेंट। लेट्स डू वन थिंग देन, इसके ऊपर मैं 24% लेट चार्ज कर देता हूँ, बिकॉज ये बीएडीआर विल ईट अप द बेसिक बैंड का जो भी बचा हुआ है। ठीक है ना, सो लेट्स डू दिस। क्योंकि मैंने रेंट पे दिया था यार वो प्रॉपर्टी को, बस वो दिक्कत है, क्योंकि इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी वो रेंट किस चीज का था, वो भी वो रेंट मेरे को बिजनेस के लिए दे रहा था, तो फिर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता भाई, फिर तो मेरा गलती है। बट दिस इज द सीजीटी लायबिलिटी, सीजीटी लायबिलिटी। अगर मैं इसको 20% कर दूं तो क्या फिगर आता है, नहीं ये ऐसा कुछ तो फिगर आता है। तो इसी चीज का है मुझे लगता है जो है कि इसको 20 लू की 24 लू, ऐसे ना कहीं बोला नहीं है कि ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था। आई एग्री विद दैट, बट मैंने रेंट पे दिया था यार, मैंने रेंट, क्या मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकता हूँ? हाँ मैं दे सकता हूँ, बट लेट्स चेक, छोड़ो लेट्स चेक, ये वही एक गलती होगी। बाकी सबके तो मार्क्स मिल जाएंगे मोस्टली, लेट्स चेक। Qualifying for BADR owned by F for purpose of required at least 2 years hold the shares. The limited and lease is part of the process of withdrawing from participating in the business of lava। हाँ देखो, withdrawing from participating मतलब ही वो लोग ने सेसेशन मतलब उस चीज को पकड़ा हुआ है। देखो नीचे आते 3135130 आंसर है। सो ओ या 35130 एग्जैक्ट है। ओके नाइस नाइस नाइस, 35130। हमको 35129.7 ऐसा ऐसा उसका है, बट दैट्स फाइन। सो नाइसली डन। तो बेसिकली हमारा आंसर्स बराबर है। ये देखो गेन असाइड ऑन लीज उन्होंने यहाँ पे बांटा हुआ है 47,000, ये देखो 47,887। हाँ तो उन्होंने ऐसे दो कॉलम्स बनाए, बीएडीआर अवेलेबल बीएडीआर नॉट अवेलेबल ऐसे वाले। हमने ऐसे बनाया हुआ है कि भाई कौन सा प्राइवेट यूज के लिए कौन सा नहीं है, हमने वैसा रखा हुआ है इस चीज को। ठीक है, फिर हमने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वी हैव केप्ट इट लाइक दिस इस फॉर्मेट में। आई फील इट्स फाइन, बट ठीक है। हेक्टर्स ऑफ लैंड बराबर किया हुआ है, और उन्होंने ये जो लॉस माइनस किया है वो कहाँ से माइनस किया वो नहीं बताया है। मैंने देखो मैंने इसके लिए पहले क्यों माइनस किया प्राइवेट यूज में से, ये वाले में से, एंड रादर देन नॉट यूजिंग इट फॉर हेक्टर्स ऑफ लैंड, बिकॉज आई थॉट कि इसके ऊपर 24% होगा। बट लास्ट मतलब मोमेंट पे ऐसा मेरे को लगा कि मैं रेंट पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी दे सकता हूँ वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने मतलब वो लिमिटेड बोले, अरे हाँ एक्चुअली मुझे ऐसे सोचना चाहिए था कि यहाँ पे उन्होंने बोला है लावा लिमिटेड इज पेइंग रेंट। अगर लावा लिमिटेड पेइंग रेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी जो मतलब वो रेंट पे गई थी। अगर सिर्फ लावा होता तो फिर वो तो फिर वो मतलब वो रेसिडेंशियल मानी जाती, ऐसा। ठीक है, तो आई थिंक ये 10 मार्क्स तो काफी अच्छे से मिल चुके हैं।
नाइस वन। लीजेस का भी आई थिंक हमने बिल्कुल सही किया था। ये रहा, लीज वाज आल्सो परफेक्टली करेक्ट एंड फाइन। वेल डन। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इन डिटेल whether Vulcan partnership may be required to register for VAT and the advantages and disadvantages of business for registration। एडवांटेज तो वही है। एडवांटेज तो वही होंगे कि बेसिकली रजिस्ट्रेशन इनपुट वैट भी जो है वो आप प्रीवियस 4 इयर्स के लिए क्लेम कर सकते हो इफ द सप्लाई इज फॉर गुड्स। रजिस्ट्रेशन इनपुट वैट फॉर सर्विसेज अगर पिछले 6 साल का तो आप वो क्लेम कर सकते हो। If there's any input VAT remaining, then we can claim that from our purchases that we have made in the current year। उसके बाद if our customers are VAT registered, then for them they will get the claim and therefore they will choose our partnership or our business to deal with। ऐसा सब। अभी disadvantages क्या है? The customers who are not VAT registered, उन लोग को लगेगा कि मतलब for them the price would be unattractive and therefore they won't do business with us। um, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विल इंक्रीज, ये सब बोल देंगे। और डिटेल चाहिए डिस्कस नीडेड वेदर मे बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर वैट। तो इन द करंट सिनेरियो वी कैन सी दैट द सप्लाई ऑफ Vulcan Limited is less than 90,000 taxable supplies in the 12-month period, and therefore मतलब they are not required to be registered for VAT as soon as possible। However, voluntary registration can take place। इस लाइन को अपन पहले लिखेंगे एंड उसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना चालू करेंगे। ये देखो। कहाँ गया हाँ ये था। whether or not Vulcan will register, subject to the exceptions noted below, Vulcan may be required to register for VAT once its cumulative taxable supplies, those that are standard rated and zero rated in 12-month period, exceed 90,000। However, Vulcan will not be required to register if HMRC are satisfied that its total supplies for the following 12 months will be less than 88,000। Vulcan could request to be exempt from the registration because only a small proportion of its taxable, of its supplies are standard rated। This exemption will be available provided it would be in a repayment position if registered। ठीक है। Advantages of registration। एक मिनट, ये मुझे नहीं पता। Following 12 months is less than 88,000। ठीक है, that's fine। Advantages of registration: Vulcan may be able to recover all of its input VAT relating to exempt supplies। There is de minimis where Vulcan's exempt supplies are not de minimis, it will still। तो ये इन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्पेसिफिक दिए हुए हैं कि एग्जाम सप्लाईज होंगे तो उसके ऊपर का भी हम लोग इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं अगर रजिस्टर्ड है तो। मैं तो बोल रहा हूँ नॉर्मल मतलब जो रहता है ना वो भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, उतना देखेंगे तो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन विल प्रिवेंट थर्ड पार्टीज फ्रॉम नोइंग द साइज ऑफ वुल्कन। हाँ तो मतलब रेपुटेशन विल बिल्ड अप, यही एक है। डिसएडवांटेजेस: एड ऑन टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर द बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। Vulcan may be subject to, अरे हाँ, फाइनेंशियल पेनल्टीज इफ वी फेल टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन। हमें 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 फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेंगी, वो ठीक है। Partnerships customers would be unable to recover an output tax charged by the partnership as they are not required or not registered for VAT। Accordingly, prices charged the small proportion of customers purchasing standard rate supplies would increase, and Vulcan decides to reduce its proper profit in respect of the sales। तो बेसिकली अनअट्रैक्टिव प्राइसेस बनेंगी और सेल्स डाउन हो जाएगी, इसलिए वुल्कन को अपने नॉर्मल प्राइसेस ही शायद कम करने पड़ेंगे। ये वाला उन्होंने एक एडिशनल लाइन डाला हुआ है विच इज गुड। आगे बढ़ते हैं। Set out the matters that AS Limited should consider when deciding whether or not to make a claim to reduce the payment on account of income tax due on 31st of March 26। Oh, payment on account मैंने नहीं किया भाई, fuck। But let's think about it। तो पेमेंट ऑन अकाउंट कैसे रहता था? द ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑन अकाउंट्स वेयर 31st of July, 31st of July of the previous year। हाँ, 31st of July ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 31st of January ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना? 26। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 24-25 में हो तो बेसिकली आपको उसका पेमेंट जो होता है जुलाई 25 एंड Jan 26 में करना होता है, राइट? दैट्स हाउ पेमेंट ऑन अकाउंट गोस। हाउएवर दे आर सेइंग
कि when can a claim to reduce the payment on account be made for income tax. तो वैसा रहता था कि if my next year's profits are going to be lesser than the current year, then a reduction in payment on accounts can be made. मुझे इतना पता है, लेकिन अभी फिगर्स के टाइम में मुझे नहीं पता है। ये 3 मंथ तो मेरे जाते थे, प्रॉपर जाते थे। Let's check. The payment on account due on 31st of Jan 26 is the first payment in respect of the income tax. No, it's the first payment. Sorry. This is the first payment, 1st of January 26 का, and then July 26 में next payment आता होगा इसमें ना, in respect of the income tax payable. Income tax liability is reduced by tax deducted at source for the tax year 25-26. तो 25-26 टैक्स ईयर के लिए जनवरी 26 में पहला पेमेंट होता है, और जुलाई 26 में नेक्स्ट पेमेंट होता है। ठीक है, तो the payment due is half of the income tax payable for the tax year 24-25 unless Ash makes a claim to reduce the payment। तो ये कैसे रहता था, याद है मेरे को, कि बेसिकली आपने 24-25 में टैक्स भरा हुआ है, ठीक है, जैन 25 एंड जुलाई 25 में। अब जब आप जून 26 की बारी आएगी, you don't know how much profits you are going to make in the next 2 or 3 months, right? So what you do is you pay tax on the basis of your last year's मतलब last year's profits, but you can make a claim to reduce or not pay that payment on accounts if you feel कि आपका इस साल profits मतलब वो reduce होने वाला है ऐसा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जनवरी में फर्स्ट पेमेंट आता है, जुलाई में नेक्स्ट पेमेंट आता है, और वो पेमेंट्स हमारे पिछले साल के ऊपर बेस्ड रहते हैं। द पेमेंट इज ड्यू द पेमेंट ड्यू इज half of the income tax payable for the tax year 25-26 unless Ash makes a claim to reduce the payment. Perfect. Ash can make a claim to reduce the payment if he expects the amount payable for the tax year 25-26 to be less than for 24-25. The income tax payable for the tax year 25-26 is likely to be less than that for 24-25 due principally to Ash receiving less profits from Wilcan. Ash will need to estimate his income tax payable for the tax year 25-26 in order to decide whether or not to reduce the payment on account. Ash will be charged interest if payment on account is reduced to an amount that is less than half of the final agreed amount payable for 25-26। मतलब अगर आपने इनकम टैक्स जनवरी में आपने रिड्यूस बोला कि नहीं नहीं भाई मैं तो मतलब वो रिड्यूस ही होने वाला है, तो मैं सिर्फ 2,000 का भरा, और आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता चला कि जब आप फाइनल पेमेंट कर रहे थे जुलाई में, तो आपको टैक्स आपको 6,000 का भरना पड़ा। तो आपने हाफ पेमेंट भी नहीं किया था पिछले टाइम में, इसलिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सो इसलिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी एक्यूरेट एज वेल on payment on account is reduced to an amount that is less than half of the final agreed amount payable for 25-26. In addition, a penalty may be charged if Ash is fraudulent or negligent when he makes the claim to reduce the payment। ठीक है ना? In addition, penalty may be charged if Ash is fraudulent or negligent if he makes the claim to reduce the payment। ठीक है भाई, तो यही सब है, इन सब इसको बस बाय हार्ट करना है पेमेंट ऑन अकाउंट को। ठीक है ना? फाइन।